हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चार गाफ का नियम। देखिए छोटा सा नियम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चार गाफ नियम की यदि हम बात करते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा हमको यहां पे समझना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड के बारे में और डीएनए के बारे में। देखिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, एक हमारा न्यूक्लियोटाइड है। तो जो हमारा डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए जो होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब एक डीएनए का निर्माण होता है। अब डीएनए की जब भी हम बात करेंगे, डीएनए क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड अब बने होते हैं कितने चीजों से मिलकर के, तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। पहली चीज तो क्या होती है, नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो नाइट्रोजनी बेस चार प्रकार के होते हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। यानी सबसे पहली जो चीज है न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो क्या होगी, नाइट्रोजनी बेस होंगे। तो नाइट्रोजनी बेस में मुख्य रूप से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। देखिए एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, इसमें से प्यूरिन होते हैं। साइटोसिन और थायमिन क्या होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं। तो यानी प्यूरिन व पायरिमिडीन दोनों चीजें होती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, नाइट्रोजनी क्षारक के अलावा इसके अलावा शुगर उपस्थित होती है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, शुगर होती है। तो नाइट्रोजनी बेस तो होते ही हैं लेकिन इसके अलावा शुगर भी होती है। अब चूंकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है इसलिए डीएनए में ये चार प्रकार की शर्कराएं होगी। डीएनए में शुगर कौन सी होगी, तो डीएनए में होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। इसमें कौन सी शर्करा होगी, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाएगी। फिर तीसरी चीज आपको क्या देखनी है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि तीन चीजों से मिलकर के क्या बना होता है, न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चार गाफ नामक वैज्ञानिक आए और इन्होंने क्या किया कि डीएनए के अंदर जो उपस्थित शर्करा यानी जो शुगर थी और शुगर के अलावा जो फास्फोरिक अम्ल डीएनए के अंदर उपस्थित था, इसके अलावा डीएनए के अंदर विभिन्न प्रकार के प्यूरिन व पिरिमिडीन उपस्थित थे। तो इनकी मात्राओं का अध्ययन किया। किसने अध्ययन किया, तो चार गाफ ने अध्ययन किया। तो चार गाफ नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया, चार गाफ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए में जो उपस्थित शर्करा थी, फास्फोरिक अम्ल था, प्यूरिन व पिरिमिडीन थे, इसका उन्होंने क्या किया, एक अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने जो अपने प्राप्त परिणाम प्राप्त किए, उस प्राप्त परिणामों के आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य प्रतिपादित किए और उसी तथ्यों को हम क्या कहते हैं, चार गाफ का नियम कहते हैं। तो यहां पे हम समझेंगे कि चार गाफ नियम के क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं और क्या क्या उन प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए चार गाफ ने क्या किया कि अब उन्होंने डीएनए के अंदर जो उपस्थित न्यूक्लियोटाइड थे, यानी न्यूक्लियोटाइड में जो चारों चीजें उपस्थित थे, शुगर, फास्फोरिक अम्ल, प्यूरिन व पिरिमिडीन, इन चारों का उन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर इन्होंने कुछ तथ्य बताया। उसी तथ्यों को ही हम क्या कहते हैं, चार गाफ का नियम कहते हैं। चार गाफ नियम के देखिए कुछ प्रमुख बिंदु यहां पे हम बताएंगे आपको। पहला इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि डीएनए अणुओं में प्यूरिन अथवा पिरिमिडीन अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है और आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि इसके बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की आप संरचना पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीजें सबसे पहले ध्यान में रखनी होगी। क्योंकि कोई भी यदि डीएनए है, उस डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन की मात्रा होती है, पिरिमिडीन भी उतनी संख्या में होते हैं। जैसे देखिए एडेनिन हमारा जुड़ता है किसके साथ जुड़ता है, थायमिन के साथ जुड़ता है। साइटोसिन हमारा किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। अर्थात जितने प्यूरिन की मात्रा होती है किसी भी डीएनए के अंदर, उतने ही पायरिमिडीन की मात्रा भी होती है। तो इनकी संख्या हमेशा समान होती है किसी भी डीएनए के अंदर। तो डीएनए अणुओं में हमेशा आपको याद रखना है कि प्यूरिन व पिरिमिडीन दोनों के अणुओं की जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, समान होती है। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर मुख्य बिंदु क्या है। देखिए डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए अणुओं में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा भी क्या होती है, बराबर होती है। देखिए चार गाफ नामक वैज्ञानिक ने पहले तो यह बता दिया कि जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जो कि बेसिकली पिरिमिडीन और प्यूरिन होते हैं, इनकी मात्रा बराबर होती है डीएनए की संरचना के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये बता दी
कि जितनी मात्रा होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा की उतनी ही मात्रा में फास्फोरिक अम्ल की मात्रा होती है। यानी शुगर की जितनी मात्रा होगी डीएनए की संरचना के अंदर उतनी ही फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा भी होगी। तो किसी भी डीएनए के अंदर उन्होंने बताया कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी शर्करा की मात्रा और फास्फोरिक एसिड की जो मात्रा होती है, इनके अणुओं की मात्रा जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अभी आप देखेंगे कि हर एक शुगर से आप देखेंगे कि एक फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है, यानी जितने शुगर उतने फास्फोरिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। ये हम आपको डीएनए की स्ट्रक्चर जब दिखाएंगे उसमें हम आपको यहां पे विधिवत समझाएंगे कि कैसे जो है जितने शुगर होते हैं उतने ही फास्फोरिक अम्ल होते हैं। तो जितने शुगर होते हैं उतने ही फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा होती है, ऐसा किसने कहा, चारगाफ ने कहा। तो चारगाफ ने प्रमुख बिंदु क्या क्या बताए। पहली चीज तो उन्होंने ये बताई कि डीएनए अणुओं के अंदर जितने प्यूरिन होते हैं पिरिमिडीन भी उतनी संख्या में होते हैं, और डीएनए अणुओं के अंदर जितनी संख्या में क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, उतनी ही संख्या में फास्फोरिक अम्ल के अणु भी होते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बताई कि जो एडेनिन की मोलर मात्रा होती है, हमने आपको यह चीज हालांकि पहले ही कवर करा दी है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है वो थायमीन के बराबर होती है। यानी एडेनिन की जितनी मात्रा होगी वो किसके बराबर होगी, थायमीन के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि देखिए एडेनिन हमेशा जुड़ता है किसके साथ, थायमीन के साथ, और इनके बीच होता है हमेशा डबल बॉन्ड। तो देखिए जब भी एडेनिन जुड़ेगा तो थायमीन के साथ जुड़ेगा, थायमीन जुड़ेगा तो एडेनिन के साथ जुड़ेगा। तो जितने एडेनिन की मात्रा होगी उतने ही थायमीन की मात्रा होगी, क्योंकि दोनों के बीच जो बंध होता है वो डबल बॉन्ड होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जितनी एडेनिन की मात्रा होगी उतनी ही थायमीन की मात्रा होगी। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए अब एडेनिन क्या होता है, एडेनिन तो हमारा हो गया प्यूरिन, और थायमीन क्या हो गया, पायरिमिडीन हो गया। तो एक प्यूरिन हमेशा एक पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है, इसलिए पिरिमिडीन और प्यूरिन दोनों की मात्रा क्या होती है, डीएनए के अंदर बराबर होती है। तो यदि हम बात करते हैं एडेनिन जुड़ा है थायमीन से, तो इसकी मोलर मात्रा क्या होती है, बराबर होती है एडेनिन और थायमीन की। वहीं आपको पता है कि जो साइटोसिन होता है वो किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ जुड़ता है, और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब भी आपको याद रखना है साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन के साथ, तो देखिए ग्वानिन क्या है, हमारा प्यूरिन है, और साइटोसिन हमारा क्या है, पैरिमिडीन है। तो प्यूरिन और प्यूरिमिडीन अणुओं की संख्या तो समान होती ही है। साथ ही साथ आपको नाइट्रोजनी क्षारक में भी याद रखना है कि जितनी एडेनिन की मोलर मात्रा होती है उतनी ही मोलर मात्रा ग्वानिन की होती है, थायमीन की होती है, और जितनी मोलर मात्रा होती है साइटोसिन की उतनी ही मोलर मात्रा होती है किसकी, ग्वानिन की। तो तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। तीन इंपॉर्टेंट बिंदु चारगाफ ने बताए। पहला इंपॉर्टेंट बिंदु यह बताया कि किसी भी डीएनए के अणुओं के अंदर उपस्थित जो प्यूरिन की मात्रा होती है और पिरिमिडीन अणुओं की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, हमेशा समान होती है। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि किसी भी डीएनए की अणुओं के अंदर जो शर्करा होती है और फास्फोरिक अम्ल होते हैं, इनके अणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये बताई कि एडेनिन की जो मात्रा होती है वो हमेशा थायमीन के बराबर होती है, और जो साइटोसिन की मोलर मात्रा होती है वो हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं चारगाफ नियम के। छोटा सा नियम है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।